संजय पब्लिक इंटर कॉलेज में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, कल हमारा लेसन स्टार्ट हुआ था, लेसन 2। सब्जेक्ट हमारा सामाजिक विज्ञान, क्लास 10 पार्ट 2, लेसन 2 भारत में राष्ट्रवाद। कल हमने इसमें एक पॉइंट आपको बताया था कि गांधी जी युग के नाम से विख्यात है। उन्होंने 3 आंदोलन चलाए थे और कौन से थे? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो कल हमने आपको बताया था कि असहयोग आंदोलन क्या था, कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हुआ उसमें। आज बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। उनके अनुसार आंदोलन हिंसक होता जा रहा था और सत्याग्रहियों को व्यापक स्तर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। कांग्रेस के कुछ नेता इस प्रकार के जन संघर्षों से थक चुके थे। यानी कि जो जनता संघर्ष कर रही थी, जनता अपनी मांगों पर अड़ी हुई थी, क्योंकि देश आजाद कराना था। अंग्रेज जो अपनी इच्छा अनुसार काम कराते थे भारतीयों से, तो जन संघर्ष से थक चुके थे। इसीलिए वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेना चाहते थे। उनका विचार था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि परिषदें लोकतांत्रिक संसद नहीं है। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता अधिक उम्र, जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बना रहे थे। पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि हमें अपनी आज़ादी चाहिए। अंग्रेजों के अंडर में काम, देखो अगर किसी हम दूसरे देश के इसमें काम करते हैं तो बंदिश तो होती है। अगर हम अपने देश के कोई चीज़, अब हमारे जैसे कि अब बोलते हैं कोई भी चीज़ बनती है कि मेड इन इंडिया, अगर इंडिया में हमारा भारतीय, हमारा साइंटिस्ट, हमारा शिक्षक कोई भी कार्य ऐसा करते हैं तो अपनी स्टैम्प होनी चाहिए, अपना इंडिया का नाम होना चाहिए। काम करें हम लोग और नाम ले जाए दूसरा, तो ये तो कहीं तुक की बात नहीं होती है। इसलिए वो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बना रहे थे कि हमें अपना देश अलग ही चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने अपना इतना वो बना दिया था प्रेशर कि भारतीयों को मजबूर कर देते थे किसी कार्य को करने के लिए और उन्हें करना पड़ता था मजबूरन। सन 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें घटने लगी थी और 1930 के बाद तो ये पूरी तरह से ही धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम हुआ तो किसानों के लिए अपनी फसल को बेचना और लगान का भुगतान करना कठिन हो गया। किसानों को उनकी फसलों की लागत जो आती थी वो नहीं मिलता था, मजदूर काम करते थे उनको पैसा पूरा नहीं मिलता था। 1930 तक ग्रामीण क्षेत्र भारी उथल पुथल से गुजरने लगा और परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर जॉन साइमन ब्रिटेन की नई टोरी सरकार के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का
विषय में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होकर सभी अंग्रेज थे। तो देखिए ये तो गलत था कि सभी अंग्रेज थे, तो वो तो अपने से बात करेंगे, अपने ही मर्जी से काम कराएंगे, क्योंकि भारतीयों को तो शामिल कहीं उनका किसी भी चीज़ का कोई शुरुआत कर रहे हैं, क्या चल रहा है संसद में या किसी कोई चीज़ बनवा रहे हैं देश के अंदर, तो भारतीयों को उस चीज़ की जानकारी नहीं होती थी। किसानों से फसल बोई, किसानों ने लागत लगाई, उसको फसल बेचने में दिक्कत, उसको पैसा नहीं मिल पाता था इतना। साइमन कमीशन, गो बैंक जैसे नारों, जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आया तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक यानी कि वापस जाओ जैसे नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लोग आदि सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में भाग लिया। वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस महात्मा गांधी के अलावा विरोध को शांत करने के लिए अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की गोलमोल सी घोषणा कर दी। गोलमोल जैसे किसी बात को कहते हैं ना कि गोलमोल करके घुमा दिया, रखा दिया, बहका दिया कि हाँ ये हो जाएगा। उन्होंने इससे संबंधित कोई समय सीमा भी नहीं तय की। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि भावी संविधान के विषय में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तरार हुआ। आक्रामक रुख अपनाने उन्होंने केवल इतना ही कहा कि भावी संविधान के विषय में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक रुख अपनाने लगा। उदारवादी और मध्यवर्गीय नेता ब्रिटिश डोमिनियन के अंदर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्षधर में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव निरंतर कम होता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया और यह तय किया गया कि जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उस दिन सभी पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे कि जिस दिन हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गया, हम उस दिन को ही स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू करेंगे, उसी दिन से शपथ लेंगे। और इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों का ध्यान गया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को दैनिक जीवन के ठोस मुद्दों से जुड़ने के लिए महात्मा गांधी की कोई दूसरा रास्ता तलाश न था। नमक यात्रा और सविनय आंदोलन। नमक यात्रा ये भी गांधी जी ने शुरू किया था। सविनय आंदोलन, नमक यात्रा, दांडी आंदोलन